नमस्कार। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। अपना उत्तराखंड का वक्त है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो राज्य में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसी से जुड़ी पहली और बड़ी खबर है। तो कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से सचिवालय में बैठक चल रही है, यानी कि लगभग आधे घंटे का वक्त हो चुका है। तो कोरोना के जो हालात हैं और कैसे इनसे निपटा जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी भी इस बैठक से जुड़े हुए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो 500 से ऊपर एक दिन में मामले फिर से सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर ये बैठक चल रही है। तो कल 530 नए मामले कोरोना के राज्य में मिले हैं। तो बड़े मामले हैं। वहीं 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है। अगर बीते 6 दिन के ही आप आंकड़े देखें तो 55 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। और इस वक्त उत्तराखंड में 4800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केवल राजधानी देहरादून में ही कल के दिन 168 नए मामले सामने आए थे। तो ये सरकार भी देख रही है, समझ रही है कि अगर अभी सही रणनीति नहीं बनाई गई तो एक बार फिर से ब्लास्ट हो सकता है। बहरहाल कोरोना के बीच बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर बीजेपी के स्तर पर, क्योंकि अब चुनाव को लेकर हर मोर्चे पर यहां देखा जा रहा है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मौजूद थे, जिन्होंने स्वागत किया। तो डोईवाला में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सह प्रभारी सांसद रेखा वर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इसके बाद 3 से शाम 5:30 बजे तक ये वो वक्त है जब ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चलेगा। जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दायित्वधारी हैं, उनके साथ बैठक होनी है। वहीं 29 नवंबर को, यानी कि कल, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आएंगे, उनके दौरे को लेकर क्या तैयारी है, ये सब भी आज देखा जाएगा। तो प्रदेश प्रभारी जिनका इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी, तो फिलहाल वो देहरादून पहुंच चुके हैं। दीपांकर भट्ट जुड़े हमारे साथ और अपडेट लेकर। तो दीपांकर, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा और क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल प्रीति, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। और अब मैं आराघर चौक पर इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पर राजपुर सीट से विधायक खजानदास और उनके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक मौजूद है। और इंतजार है कि कब प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके वेलकम की तैयारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता खजानदास जी से जानते हैं क्या कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी पहुंच चुके हैं। जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा चुकी है, यानी कि एयरपोर्ट से लेकर के और कुल मिलाकर के बीजापुर गेस्ट हाउस तक जगह जगह स्वागत की तैयारियां उनकी चल रही है। आप देख रहे हैं कि आराघर चौक में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उनके स्वागत की तैयारी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही पल में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए उनके स्वागत के लिए भरपूर उत्साह कार्यकर्ताओं के में है। और मुझे लगता है कि 2 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा होने वाला है 5, 6, 7 को। उसकी तैयारी का, उसके जायजा माननीय प्रदेश के प्रभारी लेंगे। और साथ साथ में जो सह प्रभारी के रूप में यहाँ पर माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा जी वर्मा आने वाली है और उनका भी स्वागत की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस 2 दिन के दौरे में क्या वो ये भी खंगालेंगे कि संगठन में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, 2022 को कैसे तैयारी करनी है? देखिए, 2 दिन की अहम बैठक हो रही है। एक तो अभी शाम को 2:30 बजे से और 4 बजे तक बैठक होगी, और दूसरी कल राष्ट्रीय नेता के तैयारियों को लेकर के कल बैठक होगी 11 बजे। और इसमें विभिन्न स्तर की ये बैठक होगी, सरकार का और कुल मिलाकर के जो संगठन का क्या चल रहा है, क्या चुनाव की तैयारियां, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसका जायजा पूरी तरह से जो है माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता लेने वाले हैं। तो साफ है प्रीति की जो दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे हैं देहरादून, वो देहरादून में सबकी नब्ज टटोलेंगे, सरकार की, संगठन की, और फिर 2022 में कैसे रूपरेखा और जमीन तैयार करनी है वो यहाँ पर 2 दिन में देखने को मिलेगा। प्रीति, बिल्कुल दीपांकर, एक बात तो बीजेपी की ये देखनी पड़ेगी कि वो केवल जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनसे ही नहीं, बल्कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी है उससे जुड़ने की भी कोशिश करती है। तो आज जो 3 से लेकर 5:30 तक की बैठकों का दौर है, तो क्या एक एक कार्यकर्ता की, हालांकि इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बूथ लेवल तक जाकर नब्ज टटोलने की कोशिश होगी? क्या कुछ बैठकों को लेकर यहां पर तय हुआ है?
प्रीति, आज की जो बैठक है उसमें प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, दायित्वधारी दर्जाधारी जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि यानी विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बैठक होनी है उसमें जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। बूथ लेवल की बैठकों की जो बात आप कर रही है, बूथ की, मंडल की, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की, फिर उसके बाद राज्य स्तर की, वो बैठकें होनी है जेपी नड्डा के साथ। 3 दिन जो कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा का, और लंबा चौड़ा शेड्यूल जेपी नड्डा का है। तो जेपी नड्डा जब यहाँ पर आएंगे 3 दिन के दौरे में, तो उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो अंदर खाने जितनी बातें निकल कर आती पार्टी में, मनमुटाव भी होते हैं, अच्छी बातें भी होती है, आगे का प्लेटफॉर्म तैयार भी करना होता है, तो जेपी नड्डा को यहाँ तैयार पूरा कार्यक्रम मिले, उसके लिए दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंचे। प्रीति, बिल्कुल दीपांकर, एक बात तो है कि बहुत ज़्यादा जब तक चीज़ें ना बिगड़ जाए तो बीजेपी का मनमुटाव सतह पर नहीं आता, लेकिन पार्टी जान रही है कि कहाँ कमजोरी है। तो चलिए, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले बीजेपी का प्रभार श्याम जाजू पर था, वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अब जबकि नए प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम यहाँ आ रहे हैं तो लगता है कि बीजेपी के नेता या तो अति उत्साहित हैं या अति व्यस्त हो गए हैं कि पार्टी ऑफिस के बाहर जो पोस्टर लगा है उसे बदलना भूल गए हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर की बीजेपी की तस्वीरें हैं, तो देखिए क्या तस्वीरों में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, लेकिन श्याम जाजू जो अब यहां प्रभारी नहीं रहे और जो नए प्रभारी हैं वो आज यहां पर पहुंच चुके हैं, तो जाजू की जगह नए प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की तस्वीर शायद लगाना भूल गए हैं। तो ये फिलहाल पोस्टर है भारतीय जनता पार्टी का, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो हम दिला रहे हैं ध्यान कि ये पोस्टर बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब जो भी पदभार थी, जो जिम्मेदारी थी, वो बदल दी गई है। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी संगठन अपने नए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दौरे को लेकर कितना गंभीर है, उसकी बानगी आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। इस पोस्टर में अभी भी आपको दुष्यंत कुमार गौतम नजर नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये चारों व्यक्ति इस वक्त पदों पर है। पर श्याम जाजू को हटे एक लंबा वक्त हो चुका, पर अभी भी वो भले ही पद से हट चुके हों, पोस्टर से नहीं हटे हैं। तो दुष्यंत कुमार गौतम के आने वाले दिन तक पोस्टर का न बदला जाना बीजेपी की गंभीरता को दिखाता है, और इस बात को दिखाता है कि प्रदेश बीजेपी संगठन अपने नए प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कितना गंभीर है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस दौरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर खटीमा से है, जहां टनकपुर रोड पर ईंटों से भरा ओवरलोडेड ट्रैक्टर हाईवे के किनारे ठेले को टक्कर मारता हुआ पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था, जिसकी वजह से ही इसका संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा मजदूर इस ईंट के ढेर के नीचे दब गया, जिसे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रैक्टर की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि फास्ट फूड का जो ठेला उसकी चपेट में आया, वो 10 फीट आगे हवा में उछल गया। इस दौरान फास्ट फूड में काम करने वाले जो भी लोग थे, जो भी कारीगर थे, वो बाल बाल बचे हैं। ये ट्रॉली उधर से ओवरलोड होकर आ रही थी, मैं ठेले पे खड़ा था, क्या कहते हैं, उसे टक्कर मारी, मैं बाल बाल बचा हूँ। और उसमें कोई घायल वगैरह क्या? उसमें जो ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है और नैनीताल के आप सोचिए, वहां तो बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती, लेकिन जो गरीबों का आसरा होता है ठंड के मौसम में, यानी कि रैन बसेरे, वहां की व्यवस्थाएं अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है, ये मल्लीताल में बने रैन बसेरे की तस्वीरें हैं। तो ये हाल यहाँ का देखिए जरा, दीवारों का हाल, कब्रों का हाल। तो यहाँ अच्छा खासा इंसान अगर रहने आता है ठंड से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, तो खुद ही बीमार हो जाएगा। ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना सही ढंग से यहाँ पर बिस्तर है। तो ये रैन बसेरे की तस्वीर है नैनीताल के मल्लीताल में, जो लोगों को, उन लोगों को जिनके पास छत नहीं है, ठंड से बचने का एकमात्र आसरा है। नैनीताल में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन जो पालिका की व्यवस्थाएं हैं उनका रियलिटी चेक करने के लिए हम आए हैं। और ये देख सकते हैं कि नैनीताल नगर पालिका का रैन बसेरा है। दीवारें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उधड़ी हैं, लेकिन उनमें अभी तक कोई काम नहीं कराया गया है और दीवारें खराब हैं और लगातार उनसे चूना और वो लगातार गिर रहा है। इस तरह ये बिस्तर हैं, हालांकि काफ़ी संख्या में बिस्तर हैं, लेकिन गंदगी और धूल से सने हुए हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि खबर चलने के बाद ये इनमें सुधार होगा, लेकिन आज इस रैन बसेरे में अभी कोई है नहीं। ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो रैन बसेरे की हालत है, काफ़ी खस्ता हाल है। जिला प्रशासन ने लगातार ये निर्देश दिए थे कि इन रैन बसेरों की हालत ठीक करी जाए और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर दिया जाए। 10 लोगों के रहने की ये व्यवस्था इस तरफ भी है हमारे, देख सकते हैं कि बिस्तर है, लाइट है और ये जो बेड हैं ये लगे हुए हैं। लेकिन आज
यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आएंगे। होने को गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, गीजर लगाया गया है। खाने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है इस बार। ये सर अभी तो फिलहाल पालिका से कोई व्यवस्था नहीं मिली है मुझे, तो व्यवस्था मिल जाएगी तो तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। गरीब लोग यहाँ खाना खाने आते हैं या रहने आते हैं, तो खाना खाने के लिए उनको खाना देते हैं, आप लोग क्या करते हैं? सर अगर कोई ऐसी उसकी स्थिति में नहीं है तो जिसके पास होटल में खाने के लिए पैसा नहीं है उसको हम अपने पल्ले से भी खिला देते हैं ना, और बाकी तो खाने की यहाँ पर कोई। प्रोविजनल डिग्री के लिए अब कुमाऊं विश्वविद्यालय के चक्कर काटने की आपको कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप वेबसाइट से ऑनलाइन डिग्री को डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना काल में 2016 के बाद पास आउट छात्रों के लिए नई व्यवस्था की गई है। कुलपति ने बताया इसके लिए 2 विकल्प छात्रों को दिए गए हैं, जिसमें प्रोविजनल डिग्री को डाउनलोड करने के साथ ही जो ओरिजिनल यानी कि जो मूल डिग्री है उसे आप अपने घर मंगवा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन ही फीस भी जमा करनी होगी। तो कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार के LT शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री निकालने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। तो इसी को देखते हुए ये नए नियम निकाले गए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि सभी कुछ हम यहाँ पर ऑनलाइन कर दें। इवन हम ये चाह रहे हैं कि अभी नए कुछ फैसले हमने ये लिए हैं कि जो फैकल्टी है, फैकल्टी का भी अप्रेजल होना चाहिए और टाइमिंग हो फैकल्टी की वहाँ पर, और प्रॉपर क्लासेस हों। सभी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन और प्रॉपर क्लास रिसर्च पर जोर दिया गया है। और कोटद्वार से खबर है, शहादत की खबर है। यहाँ शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। पैतृक गांव में शहीद का अंतिम संस्कार होना है आज, और शहीद की इस अंतिम यात्रा में और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत और यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूड़ी भी शहीद के घर पहुंची है, उनको श्रद्धांजलि दी है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी गोलीबारी में सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हुए। इससे पहले लैंसडाउन आर्मी कैंट में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्वतंत्र सिंह मूल रूप से पौड़ी के उड़ियारी गांव के रहने वाले थे। अनुपम भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुपम, जानना चाहेंगे, ये बड़ा माहौल ऐसा होता है कि एक तरफ आप गौरवान्वित भी होते हैं, दूसरी तरफ दुख की भी कोई सीमा नहीं होती। तो फिलहाल कब तक अंतिम संस्कार होगा और कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे हैं? अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? तो पुंछ में शहीद हुए थे सूबेदार स्वतंत्र सिंह, जिनको अंतिम विदाई दी जाएगी, और जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है तो सभी ने श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले लैंसडाउन में उनको श्रद्धांजलि दी गई। अनुपम, आवाज मिल रही है आपको? तो जानना चाहेंगे कब शहीद को विदाई दी जानी है यहाँ पर? देखिए, पार्थिव शरीर शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह का उनके गाँव में पहुँच चुका है और यहाँ पे अभी उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है। इसके बाद घाट में जाके उनके सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। सैकड़ों जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और शहीद जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा गमगीन माहौल है। घर में जो लोग हैं वो दुखी हैं और जो अभी अंतिम यात्रा है वो घाट की ओर निकल चुकी है। और राज्य मंत्री धन सिंह रावत हुए, यमकेश्वर विधायक वो भी इस समय यहाँ पे मौजूद है और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अनुपम, थोड़ा शहीद के परिजनों के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन परिवार में है इनके? देखिए, शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे हैं उनके और 2 लड़कियां हैं जो अभी इस समय पढ़ाई कर रही हैं। बेटा अभी 7 साल का है, छोटा बेटा है, सबसे छोटा उनका लड़का है और बाकी 2 लड़कियां और 2 लड़के उनके परिवार में हैं जो वो अपने पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए, तो हमारी तरफ से भी नमन, श्रद्धांजलि इस वीर शहीद को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अंतिम यात्रा निकल चुकी है, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा इस शहीद का। आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा का रुख करेंगे, जहां विदेशियों की पसंद है कसार देवी और मचखाली, और यहां साल भर विदेशी आते हैं। और फिलहाल अब यहां सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ बात हो रही है कि लोगों को यहां की संस्कृति से भी जोड़ा जाए। यही वजह है कि जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो कुमाऊनी भाषा भी सीख रहे हैं। अल्मोड़ा के कसार देवी क्षेत्र को विदेशियों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल भर दर्जनों की संख्या में विदेशी घूमने आते हैं। कोरोना काल में तो इन विदेशियों ने कसार देवी को अपने विकसित देशों से भी ज्यादा सुरक्षित माना। कसार देवी में रहने वाले विदेशी स्थानीय संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं, रच बस गए हैं और यहाँ कुमाऊनी बोली के भी खासे जानकार हो गए हैं। कई विदेशी तो यहाँ सिर्फ कुमाऊनी बोली में ही बात करते हैं। मेरे फेवरेट शब्द है की हरी, बलछा,
खुशमंगल, हरिओम, हरिओम तो मैं कहता ही हूँ, और ठीक छा की बात छा, और ये विदेशियों के कुमाऊनी और हिंदी सीखने से जहां कसार देवी के व्यापारी भी खुश हैं, वहीं शांति, योग और साधना के लिए आने वाले विदेशी न सिर्फ कुमाऊनी बोली का इस्तेमाल यहां करते हैं, बल्कि अपने देशों तक भी कुमाऊनी का प्रचार और प्रसार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कंट्री के, जैसे कि इटालियन लोग हैं और कुछ जर्मन लोग हैं, जिनको जो हर 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने फिर जाते हैं, फिर 6 महीने, ऐसे करते करते उनको लगभग मान के चलिए 10-15 साल हो गए हैं। तो उनमें कुछ लोग हिंदी और थोड़ा कुमाऊनी का वो करते हैं, बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग। जो कसार की जो यूनिक कम्युनिटी है, जो पूरा इन लोगों के माध्यम से, बड़े विदेशियों के माध्यम से उस सोसाइटी जो हमारी डेवलप हो रही है, तो उनके लिए हम लोग आभार भी व्यक्त करते हैं, और हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो उससे वहाँ की इकॉनमी भी हमारी बढ़ रही है। और ये हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं, ये यहाँ पे लंबे समय रहकर कुमाऊनी बोलना भी सीख गए हैं, तो ये एक हमारी कुमाऊनी भाषा के लिए बड़े सम्मान की बात है कि बाकी बाहर के लोग आकर इसको सीख रहे हैं। विदेशियों के जिले में आने से जहां स्थानीय लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, वहीं योग साधना और शांति के लिए प्रसिद्ध कसार देवी विदेशी पर्यटकों का घर जैसा बन गया है। सालों तक यहाँ रहने के बाद ये विदेशी यहीं के होकर रह गए हैं, और कुछ लोग जो अपने घर वापस भी जाते हैं, अपने साथ कुमाऊनी बोली भी लेकर जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से कृष्ण जोशी की रिपोर्ट। तो राज्य में कोरोना के मामलों में किस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ा है, किस तेजी के साथ आंकड़े बढ़े हैं, वो हमने आपको बताया। कल 530 मामले सामने, लेकिन देखिए जरा, सरकार के मंत्री खुद खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो पहचानी गई होंगे, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं। किसी शादी समारोह का ये वीडियो लग रहा है, ना तो चेहरे पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है, और शादी के इस माहौल में सारे नियमों को भुलाकर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। अब अच्छी खबर है, राज्य में बेहतर कैंसर संस्थान को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अनिल बलूनी की पहल का असर देखने को मिला है। राज्य में टाटा मेमोरियल ट्रस्ट कैंसर अस्पताल खोलेगा, और इसको लेकर अनिल बलूनी ने एक पत्र जो रतन टाटा को लिखा था, उसका जवाब आया है, जिसमें उन्होंने इसे सकारात्मक तौर पर दिखाया है और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आगे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो अनिल बलूनी ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों का साझा करना चाहता हूं। आप लोगों को जानकारी है, जब मुंबई में मेरा इलाज चल रहा था, तब मैं अक्सर सोचा करता था कि उत्तराखंड के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनको भी कैंसर जैसी बीमारी में लड़ने के लिए ऐसा ही इलाज मिल पाता तो कितना बढ़िया होता। उस वक्त मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस ओर प्रयास करूँगा, और मैं टाटा ट्रस्ट और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के तमाम अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करता रहता था। विगत दिनों मैंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा साहब से भी आग्रह किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा कैंसर संस्थान खोलने में अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रतन टाटा साहब का मुझे जवाब आया है, उन्होंने इसमें सकारात्मक रुख रखा है, और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बारे में कार्य आगे बढ़ाया जाए। हमारी राज्य सरकार भी इस ओर बड़ी गंभीर रही है, और जुलाई 2017 में टाटा ट्रस्ट के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन कैंसर संस्थान खोलने पर काम करेंगे, और इस दिशा में समय समय पर जो भी प्रगति होगी आप लोगों को मैं उससे अवगत कराता रहूँगा। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आइए आपको सीधे अहमदाबाद ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जायडस बायोटेक पार्क का जायजा ले रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन जो बन रही है, तो उस पर कहां तक काम पहुंचा है, इसकी जानकारी ली जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद की है, जहां की जायडस बायोटेक पार्क में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोरोना को लेकर बड़ी तेजी से काम चल रहा है, और वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र कोरोना का बचाव है, या फिर आपकी सावधानी। तो ऐसे में कार्य की प्रगति क्या है, इन सब का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें अहमदाबाद से जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये जायडस पार्क है जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं।
तो आज का दिन काफी व्यस्त दिन है प्रधानमंत्री के लिए और आज अलग अलग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर वो अहमदाबाद की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और यहां किस तरह से काम आगे चल रहा है उस सब की स्थिति जानेंगे और बातचीत वैज्ञानिकों से भी करेंगे। तो 2020 तो कोरोना की ही चिंता में निकल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी कम से कम विदाई अच्छे ढंग से दी जाए, तो इसके लिए बेहद खास रिपोर्ट देखें जहां आप नए साल का स्वागत बेहद खास तरीके से कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन, आसमान और पानी पर खेले जाने वाले इन एडवेंचर गेम्स के साथ आप साल 2020 की विदाई को यादगार बना सकते हैं, क्योंकि नैनीताल के कोटा बाग में 26 से 30 दिसंबर के बीच 5 दिन हर उस साहसिक खेल का मजा लिया जा सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। सरकारी स्तर पर बाकायदा इसकी जोर आजमाइश से तैयारियां जारी है। डेस्टिनेशन है कोटा बाग, सो वहाँ पे एडवेंचर फेस्टिवल प्लान कर रहे हैं जिसमें पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, MTB, हमारे ATVs, नेचर वॉक्स, बर्ड ट्रेल्स, ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस, सो ये सब गतिविधियाँ रहेंगी और जिसमें स्टेट एवं स्टेट से बाहर के भी हमारे प्रतिभागी पार्टिसिपेट करेंगे। कोटा बाग एडवेंचर फेस्टिवल को लेकर पर्यटन कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। उन्हें इस फेस्टिवल से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड पर्यटन को एक नए पंख, पैराग्लाइडिंग को नए पंख मिलने हैं और हमारे काफ़ी टूरिस्टों को पता नहीं है कि उत्तराखंड में क्या क्या एडवेंचर होते हैं, तो सरकार एक नई पहल करने जा रही है। हमारा सरकार से का धन्यवाद भी है कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे जिले में और हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। दरअसल साहसिक पर्यटन उत्तराखंड के लिए एकदम नए तरह का है। इस वजह से पर्यटकों के साथ ही कारोबारियों में भी इसको लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी वजह से इस तरह के फेस्टिवल से लोगों को अच्छी खासी उम्मीदें हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए 11 बजे की 11 खबरें।